नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज यानी 15 अगस्त 2023 को समस्त भारतवासी, भारत में रहने वाले और विदेशों में बसे वो स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ऐसे में ग्लोबल टीवी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्षगांठ की बधाई देता है और आप सभी को इस हर्षोल्लास के पर्व को सुरक्षित और उल्लासपूर्व तरीके से मनाने के लिए एक संदेश देता है। आज किसी और बात की चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण की। जी हाँ, तमाम सारे टीवी चैनलों पर, तमाम सारे अखबारों में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उनके कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तमाम सारे चैनलों ने प्रधानमंत्री के भाषण की, लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भोर की बेला में दिया, उसके राजनीतिक मतलब निकालने शुरू कर दिए हैं। किसी ने कहा कि ये आगामी चुनाव की एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश थी। किसी ने कहा कि ये विशुद्ध राजनीतिक भाषण था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के आज के लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण के अगर हम अंशों की विवेचना करें तो ये विशुद्ध रूप से वैचारिक भाषण मुझे लगता है। इसमें किसी तरह के राजनीतिक मायने नहीं हैं और ना ही इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए आपसे अनुमति चाहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री के भाषण को सुना जाए तो ऐसे लगता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का शरीर खड़ा था, लेकिन उनके मुंह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के स्वर फूट रहे थे। विशुद्ध वैचारिक भाषण, शुरू से लेकर आखिर तक 92 मिनट के इस नॉन स्टॉप मैराथन भाषण में उन्होंने सिर्फ शायद एक जगह जब ये बात कही कि पिछले 75 सालों से इस देश को परिवारवाद ने, भ्रष्टाचारवाद ने और तुष्टीकरणवाद ने घेर लिया है, तो वहीं पर उन्होंने एक इनडायरेक्ट प्रहार कांग्रेस पर करने की कोशिश की, बगैर नाम ली। और पूरे भाषण में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना राहुल गांधी का, ना सोनिया गांधी का, ना कांग्रेस का, ना किसी पार्टी का, ना विपक्ष का, ना समूचे विपक्ष का। ये विशुद्ध रूप से वैचारिक भाषण था और ये 92 मिनट तक लगभग ऐसा लग रहा था कि एक महापुरुष लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहा था। लेकिन साथ ही इसी विचारों के बूते पर तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक टिका रहा है, इन्हीं विचारों के बूते पर। और वही विचार ऐसे लगता है भारतीय जनसंघ की स्थापना के दिन से लेकर आज तक जो विचार मंथन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसको 92 मिनट में एक सारगर्भित भाषण में प्रधानमंत्री ने पेश कर दिया।
और ये कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विचारों का प्रवाह। लेकिन इन्हीं विचारों के प्रवाह ने समूचे विपक्ष को धराशायी कर दिया। और मुझे जो आज तक ये लग रहा था, अब मैं इसके राजनीतिक मायने बताऊंगा। आज तक मुझे जो ये लग रहा था कि आगामी चुनाव में सिर्फ 8 और 10 सीटों का फर्क दिखाई दे रहा था भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल और विपक्ष और उनके सहयोगी दल के बीच में, वो लगभग 92 मिनट के भाषण ने दोगुना कर दिया वो अंतर। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो इसके लिए मैंने बाकायदा नोट्स बनाए हैं। उन्होंने शुरू ही किया भारतवर्ष को और 140 करोड़ भारतवर्ष को आज़ादी के 77वें दिवस की पावन बेला पर बधाई देने से। फिर उन्होंने कहा, जहां एक ओर पूज्य बापू ने असहयोग आंदोलन चलाया स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, वहीं राजगुरु बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा, उस कालखंड में जितने भी लोग हुए सभी ने किसी ना किसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, चाहे वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर हो, चाहे वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करके हो, सभी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, जब हम इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो हम 75वीं वर्षगांठ मनाते रहे होंगे। तो ये आप मान के चलिए कि पल पल उस पल की चेतना, पल पल बस हमें उस पल की चेतना को साकार करना है। उन्होंने आगे कहा, इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे देश को जकड़ रखा था। उस आपदाओं में दिवंगत हुए व्यक्तियों और उनके परिवारजनों को मैं शोक संवेदना देता हूं। और उन्होंने कहा कि उन संकटों से उबरकर तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री को खासकर और सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरा था मणिपुर की बात पर। तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपने विचार रखे, एक बार सदन के बाहर, एक बार सदन के अंदर, और अब तो सीधे सीधे लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में पूर्वोत्तर के राज्य खासकर मणिपुर में अहिंसा फैली, लोगों की हत्याएं हुई, माताओं और बहनों के साथ अशोभनीय और ऐसी घटनाएं हुई जिनका जो निंदनीय हैं। और अब हम लेकिन शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास के कुछ पल ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं जिनका असर आगामी कई सालों तक रहता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1200 साल पहले की एक छोटी सी घटना ने हमें 1000 साल के लिए गुलामी की बेड़ी में जकड़ लिया, जिससे छूटने में हमें 1000 साल लग गए। इसीलिए इस बात का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि भारत भूभाग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसने पिछले 1000 सालों में इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान न दिया हो। आज़ादी के लिए मर मिटने वालों की एक खेप तैयार हो रही थी उस दौरान। जन चेतना का व्यापक रूप आखिरकार 1947 15 अगस्त को देखने को मिला, जब भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 में 1000 की गुलामी से हमें मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 साल का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं कि भारत एक ऐसे अमृतकाल में चल रहा है। और उन्होंने कहा कि इन शब्दों को आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस कालखंड में जो हम फैसले लेंगे, जो हम काम करेंगे, उसका असर आने वाले 1000 सालों तक रहेगा। हम एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता चेतना और
ऊर्जा से भरी हुई है, जागृत हो चुकी है। भारत जो है वो एक विश्व में नया आकर्षण पैदा कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे पास हैं जिसको सारा विश्व चाहता है, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी। ये त्रिवेणी हमें अनूठा बनाती है। फिर उन्होंने कहा, कोविड ने हमें ये सिखाया कि हम मानवीय संवेदनाओं के साथ विश्व की जो मदद हमने की, वो हमें पूरे विश्व में उसने हमें एक नया मुकाम दिया। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। आज हमारे अंदर कोई भी इफ़ या बट नहीं है। उन्होंने कहा, अब ये गेंद हमारे पाले में है और मैं देशवासियों में नीर चीर और समस्याओं को समझने का विवेक पैदा करना चाहता हूँ। अगर देश को आगे ले जाना है तो स्थिर और मजबूत और बहुमत वाली सरकार चाहिए, जो 2014 में 140 करोड़ इस देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। ये उनका कहने का मतलब था। मेरे देशवासियों का मान इस बात से जुड़ा है और ये तब संभव है जिसमें राष्ट्र प्रथम या नेशन फर्स्ट की भावना होनी चाहिए। आपको ऐसी सरकार फॉर्म करनी है जो रिफॉर्म करने की हिम्मत बढ़ाए। ब्यूरोक्रेसी और जनता ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है। हम 1000 साल के लिए देश को मजबूत कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्यारे परिवारजनों ने हमें जो ये हौसला दिया है, इसे हासिल करने में हमें सालों लगे और हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो भी कदम उठाएंगे ये नए भारत के निर्माण की ओर होगा, एक नए आत्मविश्वास से भरे हुए भारत की ओर होगा। और ये भारत ना रुक सकता है, ना ये विफल हो सकता है और ना हमें विश्राम करना है। जब हमें आर्थिक शक्ति मिली तब हमने सामरिक शक्ति सुदृढ़ करने की हौसला हमें मिला। सेना में निरंतर आधुनिकीकरण हो रहा है। देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है। आगे उन्होंने जोड़ा, जो निर्दोषों की मौतें होती थीं वो अब कम हो रही हैं, आतंकवादी हमले कम हो रहे हैं, नक्सलों का प्रभाव कम हो रहा है। हमें संकल्प पूरा करने की क्षमता है। राष्ट्रीय आचरण को हमने सुदृढ़ बनाया है। हमारा देश, हमारा चरित्र प्रखर हो, पुरुषार्थ से भरा हो। हमें राष्ट्रीय चरित्र को इसलिए मजबूत बनाना है। उन्होंने ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही वो शायद लोगों से छिपी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय एकता देता है। हमें 2047 में भारत को विकसित भारत देखना है तो हमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के भाव से काम करना होगा। हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्शन, हमारी सेवाएं सुदृढ़ करनी होगी। हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, चाहे वो चंद्रयान की गति हो, स्पेस मिशन हो। वुमेन पावर काम कर रही है। आज लाल किले की प्राचीर से हमारे गांव की महिलाएं और मजदूर यहां आए हैं देखने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भारत का चरित्र, भारत की श्रेष्ठता, भारत की एकता सर्वोपरि होनी चाहिए। विश्व मंगल के लिए सोचने वाला भारत बने। कोरोना के में की गई हमारी जो सेवाएं थी उसकी वजह से हमने विश्व मित्र की पहचान बनाई है। भारत के मूलभूत विचारों को आगे बढ़ाइए। भारत की सोच कैसी है ये महत्वपूर्ण है। हमने अपना काम किया है, वन सन वन अर्थ की भावना से आगे बढ़े हैं। हमने G20 के लिए कहा है वन अर्थ वन फैमिली। हमने एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी के लिए काम किया है। ये तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है। शुचिता, पारदर्शिता और निरपेक्षता से आगे बढ़ना है। तो अगर हम देखें, लगातार वो सिर्फ वैचारिक समृद्धता पर बोलते रहे। आगे उन्होंने कहा, मेरे प्रिय परिवारजनों,
2047 तक मेरा विश्वास है कि भारत जब आज़ादी की वर्षगांठ मनाएगा तब हम विकसित भारत बन चुके होंगे। ये मेरे देश की सामर्थ्य है के आधार पर मैं कह रहा हूँ, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूँ, युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूँ, माताओं और बहनों की शक्ति के आधार पर कह रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। पिछले 75 सालों में इस देश को नोच लिया है और यही शायद वो मौका था जब उन्होंने पिछले 75 वर्ष तक राज करने वाली सरकार पर प्रहार किया कि ये परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और तुष्टीकरण में उलझा रहा। हमने देश के लोगों का हक छीना है, हमने राष्ट्रीय चरित्र का हनन किया है, हमें इन 3 बुराइयों के साथ लड़ना है। ये हमारे देश की लोगों की आकांक्षाओं का दमन करती हैं, हमारे गरीब दलित इनका शोषण करती है। हमें 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है, वो है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। सामाजिक न्याय का सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है, इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से लड़कर 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। हमने जैसी ज़िंदगी जी है, आने वाली पीढ़ी ऐसी ज़िंदगी ना जिए। हमें सोचना है कि उनके लिए ऐसा समृद्ध भारत बनाना है, ऐसा सामाजिक न्याय वाला देश बनाना है कि छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए उन्हें संघर्ष ना करना पड़े। 2014 में जब आपके पास मैं आया तो परिवर्तन का वादा किया था, वो मैंने किया। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के भरोसे देश के लिए शान से काम किया। 2019 में परफॉर्मेंस के बूते पर आपने मुझे फिर सेवा का मौका दिया और आने वाला 5 साल अभूतपूर्व विकास का सपना है। आने वाला 5 साल 2047 में, जब अगले साल 2024 में इस लाल किले की प्राचीर से मैं भाषण दूंगा और लगे हाथ उन्होंने विपक्ष को ये कह दिया, देशवासियों को ये कह दिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल सरकार बना रहे हैं। देश की हुई प्रगति और उससे हुई उपलब्धियों और सफलता का गौरवगान करूंगा 2024 में, जब इस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उससे भी अधिक उत्साह से मैं आपके सामने ये सब बातों को प्रस्तुत करूंगा। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से निकला हूं, आपके बीच रहा हूं। आपके सपनों की, जब मुझे सपना भी आता है तो आपका आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता। मैं आपके सामने आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता। संकल्प की सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बनकर, आपका सेवक बनकर आपके साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपके साथ आपको साथ जीने का सपना दिखाता हूँ, संकल्प लेकर चला हूँ। आगे उन्होंने कहा, कुछ लाइनें पढ़ी कि चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, वीर चले धीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नई, गति सही राय नई, सुनो चुनौती सीना तान, गगन बढ़ाओ देश का नाम। और इसी के साथ उन्होंने ये कहते हुए कि मेरे परिवारजन, देश के कोने कोने में बैठे मेरे परिवारजन, दूर देशों में बैठे मेरे परिवारजन, अमृत काल कर्तव्य काल है। और ये सब कहते हुए उन्होंने 92 मिनट के अपने भाषण का समापन किया। तो मेरी जो विवेचना है वो यही है, ये पूरा एक वैचारिक भाषण था,
एक और दो मौक़ों पर छोड़कर जब उन्होंने भ्रष्टाचारवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बात की, उन्होंने ये पूरा का पूरा ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनक लोग थे, भारतीय जनसंघ के जो जनक लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, वही मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हों, प्रधानमंत्री सिर्फ निमित्त मात्र हों, और या उनके अंदर खुद ऐसी वैचारिक परिपक्वता विकसित हो गई है कि वो उन्हीं की श्रेणी में आ गए हैं जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक और कर्ता धर्ता और फाउंडर्स थे, जो जनक थे, उन्हीं की तरह अब वो भी अपने आप को परिलक्षित कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा भाषण ही वैचारिक था, लेकिन इसी वैचारिक भाषण ने समूचे विपक्ष की बखिया उधेड़ दी और आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ तरीके से एक संघर्ष के लिए, एक लड़ाई के लिए तैयार कर दिया, जिसमें जो अंतर आज तक 8-10 सीटों का दिख रहा था वो लगभग दोगुने का दिखने लगा। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।